नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर कर रही हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है एक लाइक और सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दीजिए और साथ ही एक छोटा सा कमेंट एंड में ज़रूर करके जाइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा कि और नेक्स्ट जो वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये ज़रूर आप बता के जाइए। कुल देवी और कुल देवता का मुझे कई लोगों ने पूछा कि वो क्या होता है और कैसे जो है उसका हम दोष देखेंगे अपनी कुंडली में कि वो कैसे देखा जाता है। एक होता है हमारा पितृदोष और एक होता है हमारा कुल देवी। कुल देवी वो है जो कुल का मतलब क्या हुआ कि हमारी पीढ़ी, हमारे जो फोर फादर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर देवता या देवी को मानते थे, जिसको जो है टाइम टू टाइम हम भूलते चले गए और क्या हुआ कि उनके दोष जो है पीढ़ियों से पीढ़ी आगे जनरेट होते चले गए, वो ट्रांसफ़र होते चले गए। हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जैसे कई लोगों का मैंने सुना, देखा, चार्ट्स भी देखे और सुनी भी लोगों से कि हमारी पीढ़ियाँ बहुत अमीर थी, बहुत ज़्यादा रिच थी, बहुत समृद्ध परिवार थे और आज के टाइम में वो लोग भीख मांगने पे मजबूर हैं, या देख लीजिए उनकी इतनी बुरी हालत है कि 2 टाइम की रोटी भी जो है वो नसीब नहीं है उन लोगों को। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा उनकी कुंडलियों में, वो देखा है कुल देव का यानी कुल देवी का एक बहुत बड़ा दोष उनकी कुंडली में उभर के आता है, जो हम लोग देखते हैं 5th हाउस से। 5th हाउस क्या है? आपका भाग्य जो है वो 5th हाउस है, यानी कि आपके फादर, आपके जो पूर्वज यानी कि आपके जो फादर के लीनियज है, ठीक है वो। और लेकिन अगर वहाँ से भी 9th देखेंगे तो उनका भी जो पीढ़ियाँ हैं वो देखी जाएंगी हम 5th हाउस से। तो 5th हाउस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ कुंडली। जितना इम्पोर्टेंस हम 9th हाउस को देते हैं उतने से भी ज़्यादा जो है 5th हाउस को देना चाहिए। 5th हाउस इज़ आ फ्यूचर को अगर आप ठीक कर लेते हो, वो 5th हाउस से पता चल जाता है कि 5th हाउस अफ्लिक्शन में आ गया अगर आपका किसी भी तरीके से, तो मोटा मोटा तो आप समझ लीजिए कुछ लीनियज में प्रॉब्लम तो है कि आपकी संतान को, आपको लर्निंग में, आपकी जो हर चीज़ में रुकावट जो है वो आने वाली है। आप देखेंगे कि कैसे इसको चेक करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, इसको आसानी हो जाएगी आपको समझने में कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि ये चीज़ें देखी जाती है एक तो 5th हाउस से, सेकंड देखी जाती है 5th से 12th। 5th से 12th होता है हमारा 4th हाउस। तो 5th से 12th में आपने राशि देखनी है और वहाँ का प्लैनेट देखना है। समझ में आया ना? तो आपको वहाँ की राशि देखनी है और वहाँ का प्लैनेट देखना, 2 चीज़ें नोट करिए सबसे पहले। उसके बाद एक चीज़ आपको जो है, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको तो पता है, जो नए लोग हैं उनके लिए बता देती हूँ कि हमारे 3 तरह की राशियाँ होती हैं। एक चर होती है यानी मूवेबल, और एक फिक्स होती है यानी कि बिल्कुल स्थिर राशि, और तीसरी होती है ड्यूल यानी डबल, जो कभी तो मूवेबल होती है और कभी दोनों तरफ वो उसका एक्शन होती है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, चर, ठीक है, और स्थिर और ड्यूल का, ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप जब बाधक का जो आपको आगे कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि जो कुल देवी देखने के लिए या कुल देवता देखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप ये देखिए कि आपका कौन सा लगना है। आपका चर राशि का लगना है। चर राशियाँ कौन सी हैं? 1, 4, 7 और 10। अगर तो आपका इन राशियों का लगन है तो आपको आपका जो बाधक स्थान होगा वो होगा आपका 11th हाउस। चर राशियों के लिए बाधक स्थान 11th हाउस का प्लैनेट और 11th हाउस की राशि होती है। उसके बाद अगर आपका जो लगन है वो 2, 5, 8, 11 जो फिक्स साइन है, 2, 5, 8, 11 जो फिक्स साइन है, अगर इनका है तो इनके लिए बाधक स्थान इनकी लाइफ में हमेशा के लिए 9th हाउस बन जाएगा। इनके फ्यूचर का जो रोड़ा सबसे बड़ा बनेगा वो 9th हाउस बनेगा, उसकी राशि बनेगी, उसका प्लैनेट बनेगा। हम लोग खुश होते रहते हैं कि हमारे 9th हाउस में तो ये प्लैनेट है, लेकिन आप अपना ज़रा लगन चेक कीजिए वो कौन सी राशियों का है। उसके बाद ड्यूल में देख लीजिए कि अगर आपका ड्यूल साइन है 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12 है, तो आपके लिए आपका बाधक स्थान आपकी कुंडली के लिए बनने वाला है 7वां घर। तो 7वें घर का जो प्लैनेट है वो हमेशा आपकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा करेगा। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये चैप्टर दिया बाधक का, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इग्नोर किया जाता है। जब हम लोग कुंडली देखने बैठते हैं तो हम लोग ये चीज़ें जो है छोड़ देते हैं और जो है मोटा मोटा जो है वो
निकल जाती हैं चीज़ें दिमाग से। लेकिन इसको आपको सभी लोगों को छोटी छोटी चीज़ों को खुद ही देख लेना। आपको एस्ट्रोलॉजिस्ट से मुझे नहीं लगता कंसल्ट करना चाहिए इन लोगों के लिए। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आप ऐसे ही सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब आपको देख लिया आपने लगना कि आपके चर है, आपका मूवेबल है, फिक्स है या ड्यूअल साइन है, कौन सा है उसके लिए आप नोट कर लीजिए कि कौन सा आपका बाधक है। आपने मैंने जैसे बताया। इसके बाद जैसा मैंने पहले ही बताया कि 5वें से 12वां आपको 4th हाउस देखना है। तो 4th हाउस का स्वामी यानी कि उसका संबंध अगर इस बाधक ग्रह से या राशि से, उसके लॉर्ड से किसी भी तरीके से बन जाता है तो मान लीजिए कि आपके कुल देवी का दोष आपकी कुंडली में है। कुछ पूर्वजों का, कुछ आपके कुल देव का आपके ऊपर कर्ज है जो आपको ठीक करना है। उसके बाद अगर ये सन और मून, सूर्य और चंद्रमा के साथ किसी तरीके से मिल जाए। सूर्य क्या है, हमारी आत्मा है, और मून जो है ये एक तरह से फादर और मदर की तरह ही हो गए ना। तो अगर आपका सन और मून के साथ भी ये बाधक संबंध बना ले तो ये और भी ज़्यादा पक्का हो जाता है। यानी कि आप पहले देखिए कि 4th के साथ संबंध, अगर उसके साथ ही सन मून का बने तो ठीक है, नहीं बने तो भी आपका वो बाधक तो जुड़ ही गया, तो बन गया। इसको प्रोमिनेंट कंडीशंस में बता रही हूँ कि जैसे जैसे ये प्लैनेट साथ में जुड़ते जाएंगे तो आप ये देखिए कि कन्फर्मेशन होती जाएगी आपकी, और आपकी कुंडली में अगर होगा तो ही ये चीज़ें आपको दिखेंगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके शनि बैठा है वहाँ पे तो वो, और बाधक का आपका संबंध जब तक नहीं बनेगा उस राशि से 5th हाउस से, तब तक वो नहीं है। राहु केतु का साथ मिल जाएगा अगर, फिर तो समझ लीजिए पीढ़ियों का दोष चला आ रहा है आपकी। पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने अपने कुलदेव को कब से छोड़ा हुआ है और जो है उसका जो है इग्नोर किया हुआ, जिसकी वजह से आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं। जवान जो है डेथ हो जाती हैं, जवान जो है पेरेंट्स चले जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। मैंने देखा घरों के घरे नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो पहले क्या थे, मतलब हीरो से ज़ीरो बन जाते हैं इस कुलदेव की, उसकी वजह से। अब यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एग्जांपल के बिना आपको समझ में मुझे लगता है कि थोड़ा सा समझाना चाहिए। कि मान लीजिए आपका टॉरस लगना है। टॉरस लगना क्या है, टॉरस लगना है फिक्स राशि। फिक्स राशि है तो फिक्स राशि के लिए बाधक कौन सा हुआ, 9th हाउस। अब आप देख लीजिए कि बाधक 9th हाउस, वहाँ की राशि कौन सी आती है, वो आती है 11 नंबर, और उसका जो लॉर्ड है वो शनि और राहु है। तो आपकी कुंडली में 3 प्लैनेट उभर के आए हैं, शनि, राहु, केतु। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जाना है आपको 5th हाउस में। 5th हाउस में आपने राशि चेक करनी है, प्लैनेट चेक करने हैं अगर राशि है। अगर प्लैनेट नहीं है तो कोई नहीं, वो प्लैनेट कहाँ बैठा है उसको चेक कीजिए। अगर वहाँ पे प्लैनेट बैठा है तो आप उस प्लैनेट का संबंध देखिए 9th हाउस की राशि या फिर प्लैनेट से बनता है। अगर वो बनता है तो कंफर्म है कि आपकी कुंडली में ये उभर के आया है, आपको कुलदेव की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अलावा अगर 9th हाउस का संबंध जो आपका बाधक घर बन के बैठा है, बाधक ग्रह बन के बैठा है, तो आप उससे अगर सूर्य या चंद्रमा का संबंध कहीं पे बन रहा है, दृष्टि से भी बन रहा है या उसके साथ बैठ गया है, इवन राशियों में भी बैठ गया है, तो समझ लीजिए ये आपका पक्का ही हो गया है कि कुछ कुलदेव का श्राप तो है जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम शो कर रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे इनके लिए, टॉरस के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सूर्य और शनि, 5th हाउस सूर्य और काल पुरुष के अकॉर्डिंग आप देखें, काल पुरुष के अकॉर्डिंग नहीं, वैसे आप राशियों, वैसे भी इनकी कुंडलियों में अगर सूर्य और शनि कहीं पे मिल रहे हैं तो आप ये कंजक्शन को भी मान सकते हैं बिल्कुल 100% कि आपके कुल या देव या कुलदेवी का दोष है। उसके बाद यही जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो 4th में बैठ जाता है तो और भी ज़्यादा पक्की कंडीशंस हो जाती हैं। इन सब में जो देखिए जेमिनी के लिए एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि जेमिनी ड्यूअल साइन है। ड्यूअल के लिए बाधा कौन है, 7th हाउस। 7th हाउस की राशि देखिए 4th हाउस से संबंध बना रही है। 4th हाउस से संबंध बनाने से उसके साथ सूर्य या चंद्रमा का संबंध बन रहा है, ठीक है। या फिर ये लोग 7th और 4th से ऐसे एक्सचेंज भी कर रहे हैं तो भी जो है ये दोष उभर के आएगा।
तो यहाँ पे मोटा मोटा आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको देखना है कि 4th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा का कनेक्शन होना चाहिए, बाधक का ग्रह 4th हाउस में बैठ जाए या 4th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए। और जब इनके साथ आप राहु केतु को भी मिला हुआ समझ लेना, तो फिर तो आप निश्चिंत होकर फटाफट अपने कुल देवी का मंत्र या जाप करना शुरू कर दीजिए। उनसे डेली प्रेयर जो है करनी चाहिए। अब यहाँ पे आती है रेमेडी की बात। बिना रेमेडी के तो एस्ट्रोलॉजी फेल है। तो आप देखिए इसमें रेमेडी क्या करनी है। मान लीजिए कि आपको अपना कुल देवी या कुलदेव नहीं पता, जो आज के मोस्टली प्रॉब्लम है सबकी। जितने लोग मेरे पास आते हैं वो सभी यही कहते हैं कि हमें अपना नहीं पता। कोई बात नहीं, कुल देव को तो पता है कि आप उनकी संतान हो, तभी तो वो लीनियज आगे तक आ रही है। तो ऐसा कीजिए, आप समय जो है अपने दिन में कोई भी समय अच्छा सा निकालिए और फ्री होके बिल्कुल, जब आपको कोई काम ना हो उस टाइम आपको किसी भी अपने जो उनको याद करते हुए कि हे कुलदेव, मेरी या मेरी फैमिली या मेरे जो कुल से कोई भी अगर भूल हुई है तो उसे क्षमा करें। आपको डेली मंत्र जाप करना है, उनके लिए डेली प्रे करनी है। आप देखिए, जब उनको याद करके, स्पेशली आप अभी तक हम क्या कर रहे हैं ना, अभी तक हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं ने भी यहाँ पे जो है नीचे मनुष्य जाति में हमारी परंपराएं बनाई हैं, और वो खुद जो है हमें हर जगह पे सपोर्ट करने के लिए हमें ये माता पिता या दादा दादी हमें लीनियज में डाला है कि आप लोग एक तरीके से आगे बढ़ें। दूसरा जो है, आप डेली अगर उनके नाम की कोई भी मंत्र जाप करते हैं, इवन आप प्रार्थना कीजिए डेली, ठीक है, ओम कुलदेवी नमः या कुछ भी आप उनके नाम की याद कीजिए कि मुझे आप बताइए कि आप कहाँ पे हो, किस नाम से मैं आपको याद करूं। या हो सकता है कि किसी भी आपको देव या देवी के नाम से धीरे धीरे आपके उस टाइम मंत्र में बैठते हुए आपको ये लगे कि नहीं, मुझे इसका नाम लेना है। अगर आपको कोई प्रोमिनेंट किसी देव का आता है तो आप उनका लीजिए, ठीक है। तो किसी का पर्टिकुलर लेने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए कि उस वक्त बैठकर आपको किसका ध्यान सबसे ज़्यादा आता है, उसको प्रे करना शुरू कीजिए कि प्लीज़ मुझे अपने कुलदेव और कुलदेवी के दर्शन कराइए, या उनकी आप मुझे जो है उनके लिए मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उनको आप मेरे साथ जोड़िए और उनसे क्षमा याचना में मेरी हेल्प कीजिए। और डेली आप उनसे प्रार्थना शुरू करेंगे तो ये चीज़ें हटनी शुरू हो जाएंगी। अपने रिचुअल्स को सबसे ज़्यादा कुल देवी और कुल देव जो है कब हमें तकलीफ़ देते हैं या कब वो नाराज़ होते हैं, वो तब होते हैं जब हम अपनी फैमिली के रिचुअल्स को भूल जाते हैं, फॉलो करना छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि किसी की शादी के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि शादी के टाइम हम लोग बहुत सारी रिचुअल्स करते थे। पुराने टाइम पे बड़ों के नाम पे आटा निकाला जाता था, कुछ मीठा कुछ सामान उनके नाम पे निकाला जाता था, जो शादी के बाद जो है वो दिया जाता था डोनेशन के रूप में। अब क्या है, मॉडर्न टाइम में हमने सब कुछ छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप अपनी फैमिली के रिचुअल्स पता कीजिए, आपको अपनी कुलदेवी का आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। आप अपने रिचुअल्स, बर्थडे पे करने वाले रिचुअल्स जो हमने शुरू कर दीजिए कि हम जन्मदिन कैसे मनाते थे पुराने समय में अपने परिवार में, वो सब परंपराएं आप दोबारा से चालू कीजिए। आप देखिए धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी नलीफाई होती जाएंगी। ये सबसे अच्छा जो है कुलदेवी या कुलदेव को ठीक करने का तरीका है। अपने रिचुअल्स को, अपनी परंपराओं को दोबारा से अडॉप्ट कीजिए जो हमने मॉडर्निटी के नाम पे छोड़ रखी हैं। व्रत कर सकते हैं उनके नाम पे, आप कोई भी एक दिन चूज़ कीजिए और उनके नाम के लिए व्रत कीजिए। और दूसरा, तीर्थ स्थान पर जाके स्नान कीजिए, उनके नाम की जो है दान कीजिए कि मैं अपनी कुलदेवी के नाम पे महीने में एक बारी जो ये चीज़ है वो संकल्प लीजिए कि मैं करूँगा, चाहे 10 रुपये का ही कीजिए, लेकिन करिए अच्छे भाव से। तो इन चीज़ों से आपको क्या है कि उसका आशीर्वाद आपको मिलना मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, है तो वो अल्टीमेट हमारे माँ बाप ही हैं, वो हमारे दादा परदादा कुछ भी समझ लीजिए, वो हमारे ही माँ बाप के माँ बाप हैं आगे के आगे। वो कोई अनदर नहीं है कि हमें माफ़ ना करें, लेकिन वो सिर्फ हम भूल जाते हैं तो हमारी पीढ़ियों आगे, जनरेशन टू जनरेशन, वो दुख बढ़ता जाता है। आप जैसे ही अपनी परंपराओं को फॉलो करना शुरू करेंगे, दान देना शुरू करेंगे, उनके नाम पे क्षमा मांगना शुरू करेंगे, विद इन 40 डेज़ आप देखिए आपकी लाइफ में कितने मिरेकल होने शुरू होते हैं।
तो ये छोटी सी जानकारी मैं देना चाहती थी, और नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में बढ़ने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को परंपराओं से अवगत कराना छोड़ दिया है। हम लोगों ने जो है चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जो है एडवांस ले लिया है, मॉडर्न ले लिया है, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम्स भी लाइफ में बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो आप ये चीज़ को अपने बच्चों को समझाइए, खुद उसको ढूंढिए कि हमारी फैमिली में क्या होता था, कैसे होता था, मरने पे क्या होता था, किसी के जन्म पे क्या होता था, जब कोई शादी ब्याह होता था तब क्या होता था। वो सारी चीज़ों की लिस्ट तैयार कीजिए और उनको फॉलो करना शुरू कीजिए। जितना हो सकता है उतना तो कीजिए, तो फिर आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और एक छोटा सा कमेंट देकर ज़रूर जाइए। थैंक यू।